पिछले लेक्चर में बताया था कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है उसके ऊपर हमने चर्चा किया था। और आज के इस लेक्चर में बताऊंगा कि गोलीय दर्पण में किरण आलेख का क्या महत्व है और ये कैसे काम करता है और इसका क्या नियम है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो देखते हैं अगला इस वीडियो में देख लेते हैं। तो मैं बनाता हूँ, इधर बना देता हूँ ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। तो इसमें प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आपतित किरण आए और वो दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के निकलती है। पहला रूल यही है, पहला नियम यही कहता है। तो मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ एक जो वक्रता केंद्र है उससे अगर मिलाते हो इसको ऐसे, तो ये नॉर्मल की तरह कार्य करता है। नॉर्मल की तरह कार्य करता है तो मतलब क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ जो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आप तनकोण उतना ही ये भी एंगल होगा, ये परावर्तन कोण। दूसरा, अब इसी बात को देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण में उसका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो यहाँ पर C और ये F। अब यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ले लेते हैं। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद तो इधर को जाना है, उससे पहले क्या कर देते हैं, एक डॉट ऐसे। अब देखो, अब ये जो एंगल है, कोण है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और ये परावर्तित होकर के समान ये परावर्तन कोण बना करके ये परावर्तित होगा। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये मुख्य फोकस की ओर जाता हुआ वो प्रतीत होता है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल। अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। उसको अगर आगे की ओर अगर बढ़ाया जाएगा ये मुख्य फोकस पे ही मिलेगा। एक केस हो गया इसका। दूसरा केस अब देखो, भाई अगर आपतित किरण प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाए और मिरर से टकराए दर्पण से, तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। आपतित किरण मुख्य फोकस से होते हुए मिरर से टकराएगा दर्पण से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद
परावर्तित किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और यही केस को देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर एक ऐसा रे लेना है जो टुवर्ड्स फोकस, मतलब स्ट्राइक मिरर को पर हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है टुवर्ड्स द फोकस। अगर इसको, इस पॉइंट को अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो वो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, फोकस से, ये फोकस है। तो अब वो क्या करेगा कि ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। दूसरा नियम ये रहा। तीसरा नियम, अगर आपतित किरण पोल से जाकर के टकराती है, पोल से जाकर के टकराती है, तो जितना ये आपतन कोण होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही परावर्तन कोण बना करके ये परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन का नियम हर एक बिंदु पर ये काम करता है। तो अगर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर टकराती है, तो प्रधान अक्ष से जितना डिग्री का कोण बनाएगा आपतन कोण, उतना ही प्रधान अक्ष से परावर्तन कोण बना करके ये लौट जाएगी। और दूसरा, अब यही केस इसमें, तो आपतित किरण ये पोल मतलब ध्रुव पर जाकर के टकराती है, तो जितना का ये कोण बनेगा आपतन कोण, ये आई है, आई, तो उतना ही परावर्तन कोण बना करके ये बाउंस बैक हो जाएगा, दूसरी दिशा में ये लौट जाएगा। यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर। अब चौथा केस देखते हैं, किरण आलेख का आखिरी केस है ये। तो इसमें F से अब एक ऐसा रे इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होता हुआ दर्पण से जाकर के टकराए। तो मतलब एक ऐसा किरण ले लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होते हुए जाए और दर्पण से जाकर के टकराए, तो वो उसी मार्ग पे पुनः परावर्तित हो जाती है, मतलब सेम पाथ पे ये बाउंस बैक होती है। ऐसे आएगा, टकराएगा, और वही जो रास्ता है किरण का, उसी पथ पर ये पुनः वापस लौट जाएगी। और इस केस में देखते हैं उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है। अब आपतित किरण लेना है टुवर्ड्स दी वक्रता केंद्र, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र की ओर। इसको अगर डॉटेड लाइन से अगर बढ़ाओ इसको, तो ये वक्रता केंद्र से होगा कुछ। तो ऐसा आपतित किरण जो सीधा वक्रता केंद्र की ओर, उसके तरफ, मतलब वक्रता केंद्र, अगर हम मिरर को अगर थोड़ा देर के लिए इसको ट्रांसपेरेंट बना दे, पारदर्शी बना दे, तो अगर यहाँ से रे डाला जाएगा तो वो सीधे वक्रता केंद्र से निकलेगा। तो मतलब वक्रता केंद्र की ओर होता हुआ वो रे दर्पण से टकराएगी उत्तल दर्पण के केस में, तो फिर उसी पाथ पर वो लौट जाएगी। अगर मिरर को
वक्ता केंद्र के टुवार्ड्स मिरर से टकराती है इंसिडेंट रे आपतित किरण, तो उसी पाथ पे लौट जाती है। तो ये 4 केस रहा, यही 4 केस है। इसमें किरण आलेख पढ़ना है जो ये गोलीय दर्पण के केस में। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा है, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। प्रधान अक्ष के समांतर, और या फिर इसको परावर्तन के नियम से और इसको व्याख्या करता हूँ। इसको देखो एक एक केस का 1 बाय 1 करके। यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो वक्ता केंद्र से, जहाँ पर मिरर को स्ट्राइक किया है उसी पॉइंट पर ये एक तरीके से अभिलंब है, अभिलंब की तरह काम करेगा। जहाँ आपतन बिंदु जो होगा मिरर पे, दर्पण पे, जहाँ पे आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु और वक्ता केंद्र को मिलाओगे तो वो अभिलंब हो जाता है। तो मतलब ये वाला जो कोण जो है जितना का होगा ये वाला, तो ये है अगर आए तो ये वाला हो जाएगा इसका आर। ऐसे ही यहाँ पर पीसी, ये जो प्रधान अक्ष है या फिर वक्ता त्रिज्या है, यही अभिलंब की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एंगल क्या हो गया आर, और ये आई और ये आर। यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर, इस केस में भी एंगल आई बराबर एंगल आर, यहाँ भी एंगल आई एंगल आर। और इस पे क्या है जो अभिलंब, मतलब अगर लंबवत अगर कोई भी आपतित किरण दर्पण या सरफेस को टकराती है तो उसी पाथ पे क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक होती है, उसी सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। तो यहाँ भी क्या है, जो वक्ता केंद्र से जाकर के दर्पण पे टकराया तो ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा, और ये इसी पाथ पे, इसी पथ पर ये वापस हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और इस केस में देखो, इसमें उत्तल दर्पण के केस में यहाँ भी ये वही बात हुआ है। इसमें देखो यहाँ से इसको अगर मिलाते हो, आपतन बिंदु और ये वक्ता केंद्र, इससे होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन, मतलब ये डॉटेड लाइन, ये काल्पनिक ड्रॉ करो। तो ये जो एंगल है ये हो गया एंगल आई, और ये नीचे वाला हो गया एंगल आर। इंसिडेंट रे आया टुवार्ड्स द फोकस और ये बाउंस बैक चला गया, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे अभिलंब, जो आपतन बिंदु और इसका वक्ता केंद्र से जाने वाली ये काल्पनिक रेखा होगी। यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो एंगल आई बराबर एंगल। और इस केस में, थर्ड केस में, यहाँ पर प्रधान अक्ष ही इसका नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, कार्य करेगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एंगल आई बराबर एंगल आई। और ये वक्ता केंद्र के टुवार्ड्स की ओर ही वो दर्पण से टकराता है, तो उसी पथ पर ये वापस हो जाएगा। तो क्या देखा, ओवरऑल हर जगह पे प्रकाश के परावर्तन का नियम भी कार्य किया, और ये तो सारे ये एक्सपेरिमेंटल ये है, लिया गया है, ऐसा ही बिहेव करता है रे जब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब यहाँ पर ओवरऑल इसको एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर इसको मैं खत्म कर दूंगा। यहाँ पर क्या देखा कि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के निकलेगी। उत्तल दर्पण में भी यही बात होगा। अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद अगर परावर्तित किरण को पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरता हुआ जाता हुआ वो प्रतीत होता है। और इसके बाद दूसरा केस है कि अगर आपतित किरण दर्पण के प्रिंसिपल फोकस, मतलब मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर टकरा जाती है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और इस केस में भी, उत्तल दर्पण के केस में, अगर टुवार्ड्स द फोकस इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण वो दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर अवतल दर्पण के केस में अगर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव से होकर टकराएगी तो प्रधान अक्ष से जितना का आपतन कोण बनाएगा उतना ही का परावर्तन कोण बना करके वो बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी दूसरी दिशा में। इसमें भी देखो से आपतित किरण आएगा, दर्पण के ध्रुव पर टकराता है तो प्रधान अक्ष से समान कोण बना करके परावर्तित हो जाता है। और अगर अवतल दर्पण के केस में यहाँ देखो
जो अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है तो उसी पथ पर वो वापस लौटती है रे, मतलब प्रकाश किरण। और अब उत्तल दर्पण के केस में अगर आपतित किरण टुवर्ड्स द वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र की ओर उसी दिशा में अगर जाता हुआ प्रतीत होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर ये लौट जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही 4 केसेस हैं, दोनों दर्पण का बारी बारी से इसको व्याख्या किया। और अगला लेक्चर में बताऊंगा इसी किरण आलेख का प्रयोग करके अलग अलग केस में कैसे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें